अब कब आओगी? जैसे ही 2-4 दिन की छुट्टियाँ आएँगी, मैं आ जाऊँगी। देखो, इसी तरह आते-जाते एक लंबा समय गुज़र गया, सो तो है, लेकिन अपने परिवार के लिए इतना त्याग तो हमें करना ही पड़ेगा। मैं सोचता हूँ कि अब तुम नौकरी छोड़ दो और यहीं रहो। कैसी बातें करते हो अंकुश? हमें अभी तो पैसों की ज़्यादा ज़रूरत है। समर का मुंबई में इंजीनियरिंग में एडमिशन होने वाला है। अब इसकी पढ़ाई का खर्च कम तो होगा नहीं। सच कहती हूँ अंकुश, जैसे ही इसकी नौकरी लगेगी, मैं नौकरी छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगी। अंकुश ने सिया का हाथ अपने हाथ में लिया था। सिया की आँखें गीली थी, तभी एक लंबी सीटी के साथ ट्रेन चल दी थी। अंकुश देर तक हाथ हिलाता रहा, जब तक सिया उसकी आँखों से ओझल न हो गया। सिया को स्टेशन छोड़कर घर आने के बाद अंकुश थोड़ा सुस्ताने के लिए पलंग पर लेट गया। पास ही एक एल्बम पड़ा था, जिसे सिया ने पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए निकलवाया था, लेकिन इतने थोड़े समय के लिए आने के कारण सिया को 100 काम निकल आते हैं, इसलिए वह एल्बम देख नहीं पाई थी। आखिर अंकुश ही उसके पन्ने पलटने लगा। शादी के पहले से ही सिया पुणे में एक स्कूल में अध्यापिका थी और अंकुश एक कंपनी में था। एक बार अंकुश अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए पुणे गया था। वह एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़कर डिजाइन कर रहा था, तभी उसका पैर फिसल गया था और वह और उसकी डिजाइन दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ गए थे। उसे देखकर सिया पहले तो खूब हंसी, लेकिन बाद में उसने आगे बढ़कर अंकुश को थाम भी लिया था, वरना वह और नीचे तक लुढ़कता रहता। वहीं अंकुश और सिया की आंखें चार हुई थी। अंकुश ने इधर-उधर देखा और जल्दी-जल्दी अपने कपड़े झाड़ते हुए सिया को थैंक यू बोला। पहली मुलाकात में ही वह सिया का दीवाना हो गया था। अब वह रोज ही शाम को सिया की स्कूल के सामने देवदास सा खड़ा हो जाता। पहले पहल तो सिया को वह चिपकू लगा, लेकिन थोड़े ही दिन में सिया को महसूस होने लगा कि अंकुश के बिना उसके जीवन कहीं अधूरापन है। एक दिन सिया पुणे से स्कूल के काम से मुंबई आ रही थी। गाड़ी बहुत लेट थी। वह परेशान सी कभी बस स्टेशन तो कभी रेलवे स्टेशन के चक्कर काट रही थी। तभी अंकुश ने कार रोकते हुए कहा था, सच में सिया जी, जब आप परेशान होती हैं तब बहुत अच्छी लगती हैं। अरे कभी इस सेवक को भी तो सेवा का मौका दिया करे। चलिए जल्दी से बैठिए, मुझे भी मुंबई ही जाना है। सिया का दिल एक बार तो जोर से धड़क उठा था कि अकेले और अनजाने आदमी के साथ जाना उचित होगा, लेकिन फिर दिल ने कहा, अरे ये अकेला अनजाना कहाँ है जिसे मन ही मन अपना लिया हो, उसके साथ सफ़र करने में कैसा डर। और सिया अंकुश के बगल में बैठ गई थी। हल्की बूंदाबूंदी शुरू हो गई थी और रह रहकर सिया के बालों की लटें अंकुश के चेहरे से टकरा रही थी। पूरा सफ़र खामोशी में ही बीता। दोनों के दिलों की धड़कनें पहले मिलन का पैगाम कह रही थी। ऐसा लग रहा था दिल तो सब सुन रहा था, पर शब्द जुबान पर नहीं आ रहे थे। सिया अपने जगह पर उतर गई थी और अंकुश अपने काम में लग गया था। 1 हफ्ते के काम के बाद अंकुश वापस पुणे आया था। वहाँ सिया उसका बेसब्री से इंतजार कर रही थी। पुणे का प्रोजेक्ट पूरा होने पर वापस आना था, इसलिए उसने सिया को मुलाकात कर अपने मन की बात उसके सामने रख ही दी। लंबे इंतजार के बाद सिया की भी सहमति उसे प्राप्त हो गई थी। अंकुश और सिया के बीच यह समझौता हुआ था कि जब सिया की नौकरी उसके लिए परेशानी का कारण बनेगी, तब सिया नौकरी छोड़ देगी। शादी के बाद दोनों ने 1 सप्ताह की छुट्टी ली थी और कश्मीर हनीमून के लिए गए थे। हँसते-गाते समय कैसे गुज़र गया मालूम ही नहीं पड़ा। अब सिया पुणे में रहती है। एक बार अंकुश ने जब सिया से नौकरी छोड़ने का ज़िक्र किया, तब सिया ने कहा, देखिए अभी हम 2 ही हैं, लेकिन आगे हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ेगी और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल वैसे ही नौकरियाँ मिलती नहीं हैं, इसलिए नौकरी छोड़ने की बजाय कभी मैं तो कभी तुम मिलने के लिए आते-जाते रहा करेंगे। अंकुश को सिया की बातों में दम लगा था और उसने सिया को नौकरी करते रहने की अनुमति दे दी थी। इस बीच सिया गर्भवती हो गई और उसके बीच समर आ गया था। हम दो हमारा एक बच्चा क्रेच में पलने-बढ़ने लगा था। सिया को पुणे में स्कूल का क्वार्टर मिला हुआ था। इसी तरह आपसी सामंजस्य पर उसकी गृहस्थी की गाड़ी चल रही थी। अंकुश ने बढ़ती आर्थिक तंगी के कारण अब सिया से नौकरी छोड़ने का आग्रह करना कम कर दिया था। समय अपनी गति से गुजर रहा था और इस तरह 25 साल गुजर गए थे। साहब, आज ऑफिस नहीं जाने का क्या? सच में साहब, आपने और बाई साहब ने अपने परिवार के लिए बहुत किया। काम वाली बाई की आवाज़ से अंकुश की तन्मयता टूट गई। वह जल्दी से तैयार होकर ऑफिस निकल गया। अंकुश के मन मस्तिष्क में सिया की वही बात घूम रही थी कि समर की नौकरी
लगते ही वह भी नौकरी छोड़ देगी और हमेशा-हमेशा के लिए अंकुश के पास रहेगी। अपनी पढ़ाई और नौकरी के दौरान ही समर ने अपनी पसंद की लड़की ढूँढ ली थी। उसकी शादी करके सिया और अंकुश निश्चिंत हो गए थे। सिया 4-5 दिन की छुट्टियों में अंकुश के पास आई हुई थी। दोपहर का समय था, वह अपने कमरे से निकलकर बाहर आ रही थी। तभी समर के कमरे से आती आवाज़ ने उसके पैर बाँध दिए थे। समर कह रहा था, रावी, माँ ने हम लोगों के लिए बहुत किया है। माँ और पापा ने इस घर को बनाने के लिए, हमें पढ़ाने के लिए जीवन भर समझौता किया। माँ पुणे में रही और पापा यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि माँ यहीं रहे, हम सबके बीच और पापा के पास। तभी उसे रावी की आवाज़ सुनाई दी थी। समर, तुम भी कैसी बातें करते रहते हो? माँ मतलब सास। ओ नो समर, मैं तो यह सोच भी नहीं सकती वो यहाँ रहेंगी तो। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे रहो, सुबह जल्दी उठो। नो समर, ये तो सोचकर ही परेशान हो जाती हूँ। माँ तो आती जाती ही अच्छी है। और इसी के साथ उसे समर और रावी के हंसने की आवाज़ें सुनाई दी थी। उसमें आगे कुछ सुनने की शक्ति नहीं रह गई थी, इसलिए वह वापस अपने कमरे में जाकर तकिए पर सिर रखकर काफ़ी देर तक रोती रही थी। शाम को सब एक साथ नाश्ता करने बैठे थे, तभी अंकुश ने कहा, सिया, तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई और अपने वादे के अनुसार अब तुम नौकरी छोड़कर यहीं रहो हम सबके साथ। सिया शांत थी। उसने अपने एक-एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, अंकुश, तुम कहोगे कि मैं पुणे जाने के बहाने बनाती जा रही हूँ, लेकिन यह सच है कि मुझे और तुम्हें नौकरी और पैसों की अब ज़्यादा ज़रूरत है। हमने अब तक की कमाई को समर की पढ़ाई, शादी और मकान बनाने पर खर्च कर दी है। ना मेरे पास कुछ पैसा है, ना तुम्हारे पास, लेकिन हमें बुढ़ापे भी तो गुज़ारना है, जब हाथ-पैर थक जाएँगे, उस समय के लिए भी तो 2 पैसे हमारे पास होने चाहिए ना। अंकुश सिया की पहेली को समझ नहीं पा रहा था, लेकिन समर और उसकी पत्नी रावी ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे मानो वे ही माँ के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। शाम की ट्रेन से सिया वापस जा रही थी। अंकुश उसे छोड़ने आया था। इस बार सिया खुद ही बोली थी, अब आपके और मेरे रिटायरमेंट के 2 साल ही तो और बचे हैं। मैं सोचती हूँ जैसे 25 साल गुज़र गए वैसे ये भी गुज़र जाएँगे। इसके बाद हम पुणे में ही किराए का मकान लेकर साथ रहेंगे। बच्चों को उनकी ज़िंदगी उनके अनुसार ही गुज़ारने दें। ट्रेन फिर लंबी सीटी के साथ चल दी थी। इस बार अंकुश सिया के चेहरे के अज्ञात दर्द को स्पष्ट पढ़ रहा था। ट्रेन में सिया सोच रही थी और यह फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस लंबे त्याग के बाद उसने और अंकुश ने क्या पाया? क्या समर का कोई फर्ज नहीं था?